हेलो छात्रों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल तरोताज। तो स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल साई एजुकेशन गुरु में। और आज हम लोग क्लास 10वीं का जो इतिहास विषय का पहला पाठ है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, नए अंदाज में बिल्कुल नए तरीका से आपका चैप्टर को आसान करने के लिए ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पाठ का सारांश। तदुपरांत इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो वीडियो भी लेकर के बहुत जल्द उपस्थित होने वाले हैं। पूरे पाठ का सारांश पॉइंट बाय जो आप देखिए। तो शुरू होता है पहला पाठ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ, अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र क्या है तो किसके अनुसार थोड़ा याद रखिएगा। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अब अगला है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्र के बाद है राष्ट्रवाद। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और एक सूचना बिल्कुल तरोताजा याद रखिएगा हर बच्चे, यह है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। तो इस तरह से याद रखना नेपोलियन के बारे में। अगला है अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। नेपोलियन जो है 24 वर्ष की आयु में अपने योग्यता के बल पर सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली थी। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। अपने कर्म क्षेत्रों को मजबूत बनाया था, कई जीत को हासिल कराया था। लोकप्रियता बनने के बाद वो फ्रांस का शासक बन गया। अगला देखना है बच्चों उदारवाद। उदारवाद क्या है इसको जानना है। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समानता। ये हो गया उदारवाद के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या है इसको भी याद रखना। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना होता हो, अर्थात कोई अंगुली दिखाने वाला नहीं होता हो। जिसके सत्ता पर कोई अंगुली दिखाने वाला ना रहे, कोई अंकुश ना रहे, उसको कहेंगे निरंकुशवाद। अगला है जनमत संग्रह से क्या समझते हो। महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार के लिए पूछा जाता है। जन माने जनता का, मत माने विचार। तो जनता का विचार के संग्रह को ही जनमत संग्रह कहा जाता है सामान्य शब्दों में। अगला है यूटोपिया, जिसको कल्पना आदर्श कहेंगे। तो यूटोपिया क्या है, कल्पना आदर्श क्या है? एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। इतना आदर्श कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसी को हम लोग यूटोपिया कहते हैं या तो कल्पना आदर्श कहते हैं। कल्पना माने स्वप्न देखना, आदर्श की कामना करना। रूमानीवाद क्या है उसके बारे में जानकारी कर लो। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है, उसको रूमानीवाद कहेंगे। उसके बाद है जुंकर्स। जुंकर्स क्या है तो पर्सा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। तो पर्सा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उसको हम लोग जुंकर्स कहेंगे। अगला है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। जी हाँ, याद रखिए बच्चों, राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे इस पाठ में हम देखेंगे। तो राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण, पहला है निरंकुश शासन व्यवस्था, दूसरा है उदारवादी विचारों का प्रसार, तीसरा है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, और चौथा है शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका। तो इसको 4 पॉइंट को अगर याद कर लेते हो तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण जानकारी आपको हासिल हो जाएगा। अब इसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ क्रम से, उसको भी आप पूरे सुंदर ढंग से देखेंगे और अपने कॉपी डायरी में जरूर नोट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 1789। नागरिक संहिता कब बना? 1804। वियना की संधि कब हुई थी? 1815। उदारवादियों की क्रांति कब हुई थी? 1848। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1866 से 1871 के बीच। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1859 से 1871 के बीच। जी हाँ बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जानकारी करना है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का सम्मान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले किस तरह का था? यूरोप के जो समाज है उसका संरचना कैसी थी, कब? 19वीं सदी के पहले, ये जानना है। तो यूरोपीय समाज असमान रूप से दो भागों में बटा हुआ था। एक था उच्च वर्ग जिसको कुलीन वर्ग कहते हैं, और दूसरा था निम्न वर्ग जिसको कृषक वर्ग कहते हैं। जिस तरह के फ्रांस के समाज में बटा हुआ था 3 वर्ग में, उस तरह से यूरोप के समाज भी मुख्य रूप से 2 वर्ग में बटा हुआ था। अब है उच्च वर्ग के वर्ग कुलीन वर्ग था। जनसंख्या, कम जनसंख्या, उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला था। जमींदारी यानी ढेर सारे खेतों के मालिक को जमींदार कहा जाता था। सभी अधिकार दिए जाते थे किसको? उच्च वर्ग के लोगों को। उच्च वर्ग में कौन आते थे? कुलीन लोग आते थे। तो कुलीन लोगों को ये सभी सुविधाएं थी। कौन कौन सी सुविधा थी? कम जनसंख्या, उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला, जमींदारी यानी ढेर सारे खेतों के मालिक, और सभी अधिकार इन लोग के पास मौजूद था। अब निम्न वर्ग जो कृषक वर्ग है, दूसरा वर्ग है, उसमें क्या क्या था? इन लोग का जनसंख्या अधिक था, ये लोग निम्न वर्ग के थे। जमीनहीन यानी इनके पास जमीन तो था ही नहीं, और ना किराए पर मिलता था, दूसरे की किराए पर रहते थे। किसी भी प्रकार के अधिकार इनको नहीं मिले थे, और सभी प्रकार के टैक्स भी इसको देना पड़ता था। यानी यूरोपीय समाज असमान रूप से विभाजित था, कोई सम्मान था ही नहीं, असमान था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जो है सो जुड़ गया, जिसका नाम था नया मध्यम वर्ग। याद रखिएगा, 19वीं सदी से पहले 2 था, और 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ा, नया मध्यम वर्ग। नया मध्यम वर्ग में क्या था? इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते उन्हें एक समान कानून की मांग यानी उदारवादी राष्ट्रवाद का जरूरत पड़ गया। अब अगला हम तो देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। उदारवादी राष्ट्रवाद, इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा था, ये देखने की बात है। इस तरह से, इस वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग फ्रांस की राजक्रांति भी कहते हैं। 14 जुलाई 1789। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीजों तथा पूंजी के आसमान पर था उसे खत्म कर दिया गया था। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को भी खत्म नहीं कर पाया था। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जॉल बेराइन। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संगठन, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके लिए एक संगठन बना दिया गया था जिसका नाम था जॉल बेराइन। अब जॉल बेराइन का क्या काम है देख लीजिए। जितने भी शुल्क और अवरोध थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, इससे पहले 30 से ज्यादा थी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिसके पास धन है वही वोट दे सकते थे। देखो कितना कितना इसमें चीज था। अब जिसके पास पैसा है, जिस पुरुष के पास पैसा है वही वोट दे सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अन्याय है। अब जॉल बेराइन ने क्या किया, यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में फरसा की पहल पर स्थापित हुआ था। 1834 में फरसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी, जो पहले 20 से अधिक थी। यह संघ जर्मन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जहां पहले 20 लगता था उसको अभी 2 कर दिया गया। आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था जॉल बेराइन। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जानेंगे। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत कहां से होती है, तो फ्रांस से होती है। अब आगे देखेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्तिवादी थी, अभिव्यक्ति थी। इसमें फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इसी क्रांति से पहले फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी
क्रांति के आरंभ से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए, जिनमें से फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो चुकी थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता को नागरिक संहिता कहा जाता है। छात्रों याद रखिएगा, कब हुआ था? 1804 की ईस्वी में हुई है। नागरिक संहिता यानी नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवादी से करीब जुड़े हुए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? संविधान आधारित शासन, संविधान के आधार पर शासन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, माप तोल की एक समान व्यवस्था, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। यूं भारत में जो संविधान बना या जो रास्ता दिखाया गया, कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों को उलट के देखोगे तो पता चलेगा अन्य देशों से किस प्रकार से सहायता ली गई है। उसमें से फ्रांस की क्रांति का जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, इससे भी हम लोग का बहुत कुछ मिलता जुलता बातें थी। नेपोलियन का शासनकाल क्या क्या रहा? जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर वहां राजतंत्र को स्थापित कर दिया। लो, डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया और राजतंत्र को फिर चालू कर दिया था नेपोलियन जो है। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज्यादा विकास हुआ था। एक तरफ तो राजतंत्र को स्थापित किया और दूसरे तरह से किसका वर्चस्व बढ़ा दिया, आवागमन संचार में ज्यादा विकास कर दिया था। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था को स्थापित किया, यानी टैक्स को बढ़ा दिया और भर्ती जैसे क्षेत्र में जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया, अनेक कानूनी व्यवस्था स्थापित कर दिया। इस तरह से 1804 की नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता का नाम दिया गया। इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। वहां पर जो जन्म से कोई विशेष अधिकार मिलता था, नेपोलियन उसको समाप्त कर दिया। इससे न केवल न्याय के पक्ष में समक्ष समानता स्थापित की गई, बल्कि संपत्ति के अधिकार भी सुरक्षित किया गया। इस प्रकार से देखेंगे नेपोलियन किस प्रकार से वहां लोगों का प्रिय बने। 1804 की संहिता की विशेषताएं क्या थी? नेपोलियन संहिता की विशेषताएं महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो पहले सामंती व्यवस्था था उसको भी समाप्त कर दिए। किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दी गई। किसानों का जो जमीन था वो दास जिसका जो होता था उसको जमीन जागीरी पर शुल्कों से मुक्त कर दिया। अब जागीर लोग जो है शुल्क लेते थे उसको मुक्त कर दिया गया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। अब ये जागीरदारी प्रथा क्या होती है बच्चों, इसको याद रखेंगे। जागीरदारी प्रथा, इसके तहत किसानों को जमींदारों उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता है। तो ये हो गया जागीरदारी प्रथा। इसके बाद रूढ़िवादी व्यवस्था क्या है? तो रूढ़िवादी एक ऐसा राजनीतिक दर्शक जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक की और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। ये रूढ़िवादी हो गया। आगे है 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी। याद रखिएगा, नेपोलियन की हार हुई 1815 में, मौत भी हुई है 1815 में। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों पर झुकाव पुनः रूढ़िवादी की तरफ बढ़ गया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं, परिवार को बढ़ाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सभी को खत्म कर दिया, जिसके लिए एक समझौता तैयार किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। याद रखें बच्चों, वियना संधि क्या है या तो वियना समझौता क्या है? तो यह नेपोलियन के हार के बाद एक बदलाव जो हुआ था जिसमें सभी प्रकार के कर को समाप्त कर दिया गया था और एक समझौता के तहत वहाँ जो संधि हुई उसी संधि का नाम वियना संधि था। अब वियना कांग्रेस क्या है इसके बारे में जानेंगे। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां जिन्हें मिलकर के नेपोलियन को हराया था। तो नेपोलियन को किसने हराया? तो ये कई गो देश है, प्रसा, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति, ये लोग मिल करके नेपोलियन को पराजित किया था। कि प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर
ड्यूक मेटरनिक ने की है। तो ऑस्ट्रियन के चांसलर का नाम क्या है? ड्यूक मेटरनिक ने की है। अब अगला हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया था। जो संधि हुई उसमें कौन कौन सा निर्णय लिया गया? 3 निर्णय था। क्या क्या है? पहला निर्णय है, पहला फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। लो फ्रांस 1 एक तरह से कब्जा प्रतिबंधित। दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंशों को सत्ता में बहाल किया गया, फिर से उसको बुर्बो वंशों को वहां से रिटर्न करवा दिया गया। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया, अर्थात वहाँ जो डेमोक्रेसी था, प्रजातंत्र था, उसको हटा करके फिर राजतंत्र जारी कर दिया गया। ये संधि के तहत 3 निर्णय लिया गया था। 1815 की वियना संधि की विशेषताएं क्या है, थोड़ा सा फिर से देखेंगे। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई थी। ये विशेषताएं हैं। इसके बाद यूरोप में क्रांतिकारी किस तरह से हुआ? यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णयों के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया। निश्चित है, जहां कोई काम होता है उसके लिए कुछ विकास और कुछ अवरोध जरूर होता है, जिसका मुख्य मकसद क्या था, लक्ष्य क्या था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि को विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ना। तो ये सब हम लोग देख रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। अब थोड़ी सी है, भूख और कठिनाई और जन विद्रोह किस प्रकार से हुआ। 1830 को राष्ट्र कठिनाइयों का महान जाल भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1830 का जो वर्ष था वो वर्ष किस प्रकार था? कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं 2020 कोरोना साल, इस प्रकार से इतिहास के पन्नों में देखोगे यूरोप के राष्ट्रवादों में 1830 को कठिनाइयों का महान साल कहा जाता है। कारण क्या क्या है? जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि हो गई थी, लोग गांव से शहर की ओर भाग रहे थे, बेरोजगारी में काफी वृद्धि हो गई थी, गरीबी में वृद्धि हो गई थी। इसके कारण 1830 को कठिनाइयों का साल कहा जाता है। इसी सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद होने लगी थी। तो ये हम लोग देखे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। खाने पीने की कमी को, व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम जाना जाता है, किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव, कौन कौन सा बदलाव आया था देखेंगे। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, जिसके सीख करके हम लोग अभी नरेगा का बात कर रहे हैं, 100 दिन का नौकरी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। इन सभी धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। ये हम लोग जो आज रास्ता अपनाए हैं भारत, इन्हीं इतिहास के पन्नों को देख कर के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार होता है, उसी को देख करके भारत सरकार आज इस पर काम कर रही है। अगला है नारीवादी, यानी नारीवाद, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। बिल्कुल तरोताज प्रश्न है बच्चों, लोग याद रखेंगे, लिख लेंगे। विचारधारा से क्या समझते हो? एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों का समूह को विचारवादी विचारधारा या विचारधारा को कहते हैं। जर्मनी और इटली का निर्माण किस प्रकार से हुआ? जर्मनी का एकीकरण कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। जर्मनी का एकीकरण 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की और जर्मनी का एकीकरण कर दिया, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के दबा दी थी। अगला है, उसके बाद परसा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि जर्मन के एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय प्रसा की मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था, जिसको हम लोग कहते हैं जनक। इटली के एकीकरण का जनक कौन कहलाते हैं? तो ऑटोमन बिस्मार्क। परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में परसा की जीत हुई थी और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया था। याद रखे बच्चों, 1871 में किसको घोषित कर दिया था? केसर विलियम प्रथम को साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया था। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में परसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया।
नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इटली के एकीकरण के बारे में देखेंगे। इटली के 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जियोसेपे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इटली के एकीकरण का कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया, बच्चों लोग याद रखेंगे, जियोसेपे मैत्सिनी 1830 में। 1830 एवं 1848 की क्रांति को विद्रोह असफल हुए। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने अस्थायी बलों को हटा दिया गया। 1861 में एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत राष्ट्रीय इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। इटली का राजा किसे घोषित कर दिया गया 1861 में, तो आप साफ साफ देख सकते हैं, एमेनुएल द्वितीय को किसने किया था। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा। पहला जियोसेपे मैत्सिनी, काउंट कामिलो द काबूर, जियोसेपे गैरिबाल्डी। ये तीनों के बारे में जानकारी करने पर इटली के एकीकरण का जो है प्रारूप हम जान सकेंगे। जियोसेपे मैत्सिनी कौन थे? इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। कुछ समय पश्चात वो कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में फ्रांस क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया था। तत्पश्चात यानी बाद में उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मर्सई में यंग इटली और दूसरा वर्न में यंग यूरोप। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादी के मन में भय भर दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब काउंट कामिलो द काबूर, ये कौन थे? सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वो स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ कई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। अब जियोसेपे गैरिबाल्डी कौन थे? जियोसेपे गैरिबाल्डी वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली का राजा इमेनुएल द्वितीय को सौंप दी। इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवादी किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र साम्राज्य नहीं था। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18वीं सदी से पहले पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारी समाज था, जिसे निर्जातीय कहते थे। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों द्वीपों समूह पर विस्तार आरंभ किया था। 1688 में संसद ने राजतंत्र की शक्तियों को ले लिया था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटेन का संगठन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखेंगे। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटेन का गठन कब और किसने किया? 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलकर किया था। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया था। इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग देख रहे हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार था? अब है बाल्कन समस्या कौन कौन सी थी, इसको याद रखेंगे। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूपों से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेरिया, ग्रीस, मकदोनिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, साइबेरिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। कौन कौन सा क्षेत्र में अभी जो ऊपर नाम लिखा गया सो बाल्कन क्षेत्र के बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवादी के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की पहचान परिभाषाएं तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था।
इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्ती प्रतिस्पर्धारी कंपटीशन रहा, जिससे यह समस्या गहराती चली गई, जिस कारण ये विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति यानी जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद के बारे में, जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। तो कोई देश अपना देश को कैसे शक्ति को बढ़ाता है? आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके, उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। अब रूपक, रूपक क्या है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसको रूपक कहा जाता है। अब 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना विकास और मजबूत बनाने में किया गया था। राज्य की दृश्य कल्पना 18वीं सदी एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। तो राष्ट्र को किस तरह से चित्रित किया, कैसे बनाया? कोई व्यक्ति का आकार दे करके। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्र को व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का जमा पहनाते हुए जिसे नारी रूप को चुना गया, वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, केवल प्रतीक था। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप में प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसे धन जन राष्ट्र का विचार को रेखांकित किया गया। इस प्रकार से जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। अगला है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। तो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान भी सराहनीय रहा है। राजनीतिक संगठन का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। अब थोड़ा कुछ प्रतीक चिन्ह है इस पाठ में, उसको याद रखेंगे। प्रतीक चिन्ह क्या है? टूटी हुई बेरियां किसका प्रतीक है बच्चों? आजादी मिलना के प्रतीक। बाज छापोला का जो कवच जर्मन समुदाय के प्रतीक व्यक्ति, और बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता। तलवार किसका है? मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा किसका प्रतीक है? उदारवादी राष्ट्रवादी का झंडा। उगते हुए सूरज की किरणें किसका प्रतीक है बच्चों? एक नए युग की शुरुआत के प्रतीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करेंगे और फिर अगला वीडियो के लिए तैयार रहें। बहुत जल्दी हम MCQ क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।